जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने वाला है 29 और 30 जनवरी को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और आपका विज्ञान जितने भी है, गणित, सभी के सवालों को देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग वीडियो ना दिखा करके आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, दो बैलों की कथा पाठ का लेखक कौन है? पाठ और उसका लेखक का जो है नाम आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्रेमचंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फास्ट कराएंगे क्योंकि वीडियोस ज़्यादा बड़ा ना बने, इसके बात का हम ख्याल रखेंगे आप लोगों का। इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम आपको बतानी है। तो दोनों बैल का जो नाम था, एक का नाम था इस पाठ में दोनों बैलों के नाम आपको बताने हैं, तो हीरा और मोती हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जानवरों को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसको सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है? तो जो गधा होता है उसको सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं गधा। क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं ना, बिल्कुल गधे हो क्या। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है? तो पाठ में हीरा और मोती का जो मालिक है वो झूरी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, कह रहा है कि गोई से आप क्या समझते हैं? अब ये जो गोई वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो जोड़ी। क्या होता है? जोड़ी। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो गधे का जो छोटा भाई कहा गया है वो किसको कहा गया है यहाँ पर, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बैल को कहा गया है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में, कि किस देश के बारे में कहा गया कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों से गण्य बना दिया? ये कहा गया था किस देश के लिए? जापान के लिए। ठीक है, झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? तो झूरी ने बैलों को भेज दिया था अपने ससुराल। कहाँ भेज दिया था? अपने ससुराल में भेज दिया था। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया आपसे कि कौन ज़्यादा सहनशील था? तो कौन यहाँ पे ज़्यादा सहनशील था? तो ऑप्शन नंबर ए हीरा। हीरा जो है सबसे ज़्यादा सहनशील था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि झूरी के बैल कैसे थे? तो झूरी के जो बैल थे वो कैसे थे आपको यहाँ पे बतानी है। तो झूरी के बैल देखने में सुंदर थे, काम के चौकस थे, डील में ऊंचे थे, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बैलों को रोटी किसने खिलाई थी? तो बैलों को जो रोटी खिलाई थी वो खिलाई थी भैरव की बेटी ने। किसने खिलाया था? भैरव की बेटी ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे, कहा जा रहा है दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की थी? तो दोनों बैलों को भगाने में जो मदद किया था वो किसने किया था? भैरव की बेटी ने। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? तो लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कांजी हाउस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? तो उच्छा का जो पर्यायवाची होगा वो ऑप्शन नंबर सी उत्सव और आनंद दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है। किसे कर लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है बैसाख के महीने में कर लेता है। कांजी हाउस में हीरा और मोती को किसने बेच दिया था? तो कांजी हाउस में हीरा और मोती को बेच दिया था दड़ियल व्यक्ति ने। ठीक है, याद रखिएगा। किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं? तो किसके कारण नहीं देखा था? तो अपमान के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे, कहा जा रहा है आपसे, लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये हीरा का कथन है। नेक्स्ट है आपका, गया ने बैलों को किससे बांधा था? तो गया ने बैलों को जो बांध दिया था वो किससे बांधा था? आइए इसको देख लेते हैं। तो उसने बांधा था मोटी रस्सियों से। किससे बांध दिया था? तो मोटी रस्सियों से बांध दिया था। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं विज्ञान के कुछ ऐसे सवाल जो आप लोगों के परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सवाल। पहले सवाल में देखिए आपसे कहा गया है कि इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसको क्या कहते हैं? यानी कि दुनिया में जितने भी चीज़ बनी होती है उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले सवाल में, भारत और प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। अग्नि, आकाश, वायु या फिर इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, कह रहा है पदार्थ बना होता है। तो पदार्थ जो बना होता है वो किस तरह से बना होता है? तो कणों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, जो पदार्थ के जो कण होते हैं देखने योग्य होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं या फिर बड़े आकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म। कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया आपसे कि पानी में चीनी जैसे पदार्थ घुलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होगा? तो पानी के तल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। चीनी नमक घोलिएगा, पानी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है आपको पहचाननी है? तो यहाँ पर जो पदार्थ नहीं है वो ईर्ष्या पदार्थ नहीं है, बाकी जल ठीक है, ईर्ष्या जो है वो पदार्थ
नहीं है आपको बतानी है। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होती है, इसीलिए इसमें जो है गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो ताप के बढ़ने पर पदार्थ के कणों में गति तेज हो जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो पदार्थ के कणों का स्वतः मिल जाना विसरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी में स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? तो इससे जो पदार्थ के गुण का पता चलता है वो चलता है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, इस गुण का जो है वो पता चलता है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से कौन पदार्थ है? आपको पहचाननी है कि निम्न में से कौन पदार्थ है। तो ये घड़ी जो है वो एक क्या है, एक पदार्थ में श्रेणी में आता है। ठोस कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा? तो ठोस कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है? तो बाह्य बल के लगाने पर ठोस की आकृति जो है वो नहीं बदलेगी, ठोस की आकृति नहीं बदलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है द्रवों का क्या होता है? तो जो द्रव होते हैं ना उसका क्या होगा, उसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि लिक्विड। द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड, जैसे पानी, दूध, तो उसका आकार होता है नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे। कहा जा रहा है कि गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? तो गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होगी वो होती है आपका अनियमित और तीव्र होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। द्रवों में किसका विसरण संभव है? द्रवों में जो विसरण संभव होता है वो होता है आपका तीनों का, यानी कि ठोस का, द्रव का और गैस का। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठोस पदार्थों का क्या हो जाता है? तो ठोस पदार्थों का दोनों निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी संपीड़ितता अधिक होती है? तो यहाँ पे जो संपीड़ितता अधिक हो जाएगी वो गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होगा? तो किसके अंदर? गैसों के मध्य जो है रिक्त स्थान क्या होता है, वो अधिक होता है। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो आप लोग जानिएगा, CNG का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो हम लोग सवाल करेंगे वो सोशल साइंस का सवाल होगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। तो बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था? तो बास्तिल का जो किला स्थित था वो आपको बतानी है, तो वो पेरिस में स्थित था, याद रखिएगा। बास्तिल के जेल में कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे? तो बास्तिल के जेल से जो कैदी छुड़ा लिए गए थे वो छुड़ाए गए थे आपके ऑप्शन नंबर सी, 7 कैदी छुड़ाए गए थे। फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस की क्रांति के समय जो राजवंश का शासन था वो बुर्बो राजवंश का शासन था। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? ये आपको बतानी है। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो राजा था वो लुई 16वां था। सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था? तो ये जो हुआ था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ हो गया था। अगले सवाल पे आइए। लुई 16वां के राज्यारोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी? तो उस समय जो राज्य की स्थिति थी, राजकोष क्या था? खाली था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया वर्साय का महल किस शहर में स्थित था, है ना? तो वर्साय का महल जो है वो कौन से शहर में था? तो वर्साय शहर में ही था। अमेरिका किस देश का उपनिवेश था? तो अमेरिका जो उपनिवेश था वो इंग्लैंड का उपनिवेश था, इस बात को याद रखिएगा। लिब्रे किस देश की मुद्रा थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये फ्रांस की मुद्रा थी। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? तो फ्रांसीसी समाज के जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो कर अदा करते थे। 18वीं सदी में फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? तो 18वीं सदी में फ्रांस में 90% लोग जो थे वो किसान थे। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे। इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था? तो कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, पादरी वर्ग शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त था? तो ये हो जाएगा आपका प्रथम स्टेट्स को और द्वितीय स्टेट्स को। ठीक है, अगला सवाल जो है हमारा वो कह रहा है टाइद यानी धार्मिक कर को किसानों को वसूलने का अधिकार किसे था? यानी कि कौन उसके कर को था मतलब उगाही कर सकता था? तो प्रथम स्टेट्स के लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को समाप्त किया गया था 1794 में। चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइट कर कृषि की उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? ये कृषि की उपज का
कितना हिस्सा लिया जाता था ये आपको बतानी है। तो ये लिया था 1/10 हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइल कर किसे अदा किया जाता था। टाइल कर जो अदा किया जाता था वो किया जाता था सीधे राज्य को। कब देखिए सीधे राज्य को अदा किया जाता था। एक उपनाम एक अनाम क्षेत्र कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है, जबकि किसान की तुलना किससे की गई है। तो किसान की जो यहाँ पे तुलना की गई थी वो की गई थी मक्खी से, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला सवाल है हमारा, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 2.3 यानी कि 2.3 करोड़, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।